गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सबों का फिर से इस चैनल पे स्वागत है। और हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो एक क्रम प्रारंभ किए हैं, उस क्रम की एक दूसरा कड़ी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, और जिसमें हम लोग देख रहे हैं जैसा कि कोशिका किसी भी जीव की आधारभूत इकाई, बेसिक यूनिट होता है, उसको हम लोग सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपसे कोशिका से संबंधित कुछ एक प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं। कुछ एक जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में आते हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन विज्ञान से संबंधित इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो एक परीक्षा नहीं, सभी परीक्षाओं, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। आप लोग इसे निश्चित रूप से देखें, इसका नोट्स बनाएं, इसको स्टूडेंट्स। तो हम क्वेश्चन की कड़ी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में चूंकि आंसर नहीं देते, तो आप भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं, पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। इस तरह से अपनी तैयारी को एक अच्छा अंजाम तक आप पहुंचा सकते हैं। ओके, तो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं आप सेल, कोशिका। कोशिका यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं कोशिका को, और यहाँ पर आप देखो कोशिका है ना। किसी भी जीव की सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी जीव की सबसे महत्वपूर्ण इकाई, प्रारंभिक इकाई को कोशिका कहते हैं। और इससे, सिर्फ सेल से ही आपको आज का वीडियो इसी पर आधारित है, और इससे जो संबंधित प्रमुख प्रश्न है वो आपको मैं दे रहा हूं। ओके, तो आप देखेंगे क्वेश्चन पहला, आप देखो, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या है। देखो एटीपी क्या होता है ना, ऊर्जा को बताने वाला एक यूनिट है एटीपी, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये कहलाता है एटीपी। तो एनर्जी को एक हम लोग यूनिट जिसके माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसको एटीपी कहते हैं। तो हमारे तंत्र में देखो, सबसे अधिकतम एटीपी करने वाला कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोग हैं, जितने भी जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वाले जीव जो हैं, है ना, कोशिका दो प्रकार का, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो आदिम जीव हैं, एकदम जो बैक्टीरिया वगैरह थे, उनमें प्रोकैरियोटिक सेल होते। यूकैरियोटिक सेल जिसमें वर्तमान जो विकसित जीव हैं, उनमें वैसे सेल पाए जाते हैं। और इसीलिए आप ध्यान रखो कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल वाले जीव जंतु हैं, उनमें जो श्वसन की प्रक्रिया है वो दो पदों में संपन्न होती है। तो हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और दूसरा को क्रेब्स चक्र कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव में होता है, और जो क्रेब्स चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये जो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप मैंने बताया, कोशिका द्रव वाला जो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, वो ग्लाइकोलिसिस में मात्र 2 एटीपी का ऊर्जा लाभ होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स चक्र में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, उससे हमें 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, अधिकतम एटीपी कहां से प्राप्त होगा, क्रेब्स साइकिल में प्राप्त होगा। 36 एटीपी ऊर्जा हमें यहां से प्राप्त होगी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन। पहला का आंसर आपका। एक और होता है क्रेब्स चक्र के अलावा, एक और होता है जो मैंने बताया कि एक और चक्र होता है जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ये होता है। इसमें क्या होता है, 2 एटीपी मात्र मिलता है ना, 2 एटीपी, जबकि इसमें क्या होता है, 36 एटीपी आपको प्राप्त होता है। तो प्रश्न देखो, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी को उत्पन्न करने वाला पद है 36 एटीपी, जहां से मिल रहा है, क्रेब्स साइकिल। हेनरी क्रेब्स ने इसको इन्वेंट किया था।
नाम पर ये क्रेब्स साइकिल कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से का सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रोटीन सिंथेसिसन की बात कर रहे हैं हम, है ना। सेल में प्रोटीन सिंथेसिसन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक है लाइसोसोम सेंट्रोसोम, दूसरा है अंतः प्रद्वयी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रद्वयी होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबोसोम है। दूसरा है गोल्गी उपकरण है और माइटोकॉन्ड्रिया, देन लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन सिंथेसिसन कौन करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं सेल में, है ना, वो गुच्छे के रूप में मौजूद होते हैं, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको अंतःप्रद्वयी जालिका कहते हैं। और वो दो प्रकार के होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं RER होता है और एक होता है SER होता है। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इन्हीं रेटिकुलम पर, जो प्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम जो नन्हे कण इस तरह के होते हैं, राइबोसोम ये उन पर चिपके होते हैं, ठीक है? और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होगा, ये राइबोसोम ऐसे चिपका होगा, है ना, जो प्रोटीन सिंथेसिसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही आंसर है आप सबों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, जीवों में जो अत्यधिक विविधता पाई जाती है वो किसके कारण है ना, विविधता जो है उसके लिए जीन उत्तरदायी है। सब लोग समझते हैं एक जीव दूसरा जीव तीसरा जीव अलग अलग प्रकार के पाए जाए तो उसमें जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएनए का फंक्शनल यूनिट जो होता है उसको जीन कहते हैं। डीएनए हम लोग देखते हैं डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, और डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम लोग जीन कहते हैं। और जीन में परिवर्तन या अलग अलग जीन के कारण जीवों में विविधता होती है, लेकिन ये टर्म है नहीं इसमें, ठीक है। इसमें टर्म है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन और बहुगुण सूत्रता, है ना, ये टर्म दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो ऑप्शन होगा वो उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, है ना, इसका सही आंसर होगा आपका म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है परिवर्तन या म्यूटेशन, हम लोग कह सकते हैं इसको, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि जीनोटाइप जो विविधताएं होती हैं उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं, है ना। जीनोटाइप जो वेरिएशंस होते हैं उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन सबको पता है कि ह्यूगो डी ब्रीज ने ये बातें, ये सिद्धांत दिया था, अनुवाद उन्हीं का दिया हुआ है, ह्यूगो डी ब्रीज का दिया हुआ है, ये ह्यूगो डी ब्रीज। ओके, तो उत्परिवर्तन, है ना, जीनोटिपिक जो चेंजेज होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जीनोटिपिक जो चेंजेज होते हैं उनको उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। और ये ह्यूगो डी ब्रीज का दिया हुआ है, उसी कारण से जीवों में विविधता होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? अभी तुरंत मैं बात किया, मैं लास्ट वीडियो में भी, जो नहीं देखे होंगे वो वीडियो अवश्य देखें। लास्ट में भी मैं ये बात बताया था कि देखो कुछ एक मैं वैसे ही प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं जो एकदम प्रसिद्ध हैं और विभिन्न परीक्षाओं में बार बार आते हैं। एक ही प्रश्न को अनेक रूपों से पूछा जाता है ना, वैसे प्रमुख प्रश्नों पर मैं बात कर रहा हूं आपको इस सीरीज में, और ये आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होगा। मैं बार बार आपको
ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग इसे अवश्य इसे देखें या नोट्स बनाएं, जो भी करें अपनी तैयारी को एक अच्छा अंजाम तक पहुंचा सकते हैं आप, काफी मददगार साबित होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप देखो अब यहाँ भी देखो पावर हाउस कहला रहा है, मतलब जहां ज्यादा एनर्जी कहाँ से मिल रहा है हमें, है ना, एटीपी ज्यादा कहाँ क्रिएट हो रहा है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। अभी तुरंत मैंने बात किया था, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैंने बताया आपको 36 एटीपी वहां से। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है उसमें क्या होता है, आपको मात्र 2 एटीपी मिलता है, कौन कहलाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, लसिका मतलब लिम्फ, लिम्फ सेल की मैं बात कर रहा हूं, है ना, लिम्फ सेल कहां बनती है, ठीक है, ठीक है, लिम्फ सेल कहां बनती है, लिम्फ सेल तिल्ली में यहां बनेगा डी, है ना, इसको स्प्लीन भी कहते हैं, तिल्ली को क्या कहेंगे, प्लीहा कहेंगे, प्लीहा, तो प्लीहा भी कह सकते हैं हम लोग, प्लीहा भी कहते हैं, अंग्रेजी में स्प्लीन कहेंगे इसको, वहीं पर लिम्फ कोशिकाएं बनती हैं, लिम्फ कोशिकाएं वहीं पर क्रिएट होती हैं। और ये प्लीहा कहाँ होता है, प्लीहा पेट में होता है ना, प्लीहा पेट में होता है, और स्प्लीन जो होता है पेट में होता है, ये काम क्या करता है कि आरबीसी को, यानी आरबीसी हैं उनको नष्ट करने का ये काम करता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को ये क्या करेगा, प्लीहा या स्प्लीन जो है वो नष्ट करेगा, नष्ट करने का कार्य करता है, और यह एक रोग निरोधक तंत्र का एक भाग है। स्प्लीन को क्या कहते हैं, स्प्लीन प्लीहा तिल्ली को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, है ना, सेमेट्री ऑफ आरबीसी कहते हैं इसको, प्लीहा को, ये पेट में स्थित होता है, ठीक है, ये पेट में स्थित होता है, आरबीसी को नष्ट करता है, रोग निरोधक क्षमता के लिए वर्क करता है, ठीक है, इसी कारण से स्प्लीन को हम लोग कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, तो आपका जो आंसर है वो डी सही होगा। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इनको एपोप्टोसिस कहा जाता है, एपोप्टोसिस कहा जाता है, ये स्पेशल टर्म है, और ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन आपके से शेयर कर रहे हैं, कभी कभी कोई नया क्वेश्चन भी होता है, नया क्वेश्चन भी होता है, और उसके तहत मैंने एक नया क्वेश्चन आपको डाला है, ठीक है, ठीक है, देखो यहां पर ध्यान रखो कि जब कहीं चोट लगता है ना, जब कहीं चोट लगता है, कहीं चोट लगा तो वो सेल डैमेज हो जाता है, वहां का जख्म हो गया या कुछ हुआ तो वहां सेल डैमेज हो गया, है ना, काला पड़ गया, बहुत दिन तक काला रहा, तो वहां का सेल पूरी तरह से डैमेज हो गया, उसको नेक्रोसिस कहते हैं, के कारण जब कोई सेल डैमेज हो जाता हो बाहरी चोट के कारण, तो उसको हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं, है ना, और जब अंदरूनी भाग में, है ना, जब आंतरिक कारणों से होने वाली व्यवस्थित सेल डेथ को हम लोग क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं, एपोप्टोसिस, आप समझे, है ना, बाह्य कारणों से यदि सेल डैमेज होता है, चोट लगने के कारण सेल डैमेज होता है, उसको हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं, और आंतरिक कारणों से यदि एक व्यवस्थित तरीके से सेल डेथ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं, वही चीज बताया गया यहाँ, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस, व्यवस्थित तरीके से सेल डेथ को हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। ऐसे चोट वगैरह लगा
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेक्रोसिस के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लाज्मा झिल्ली, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली पावला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज से बनी होती है? ठीक है, इसमें प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, किससे बना होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होगा निश्चित रूप से प्रोटीन और लिपिड से, है ना, ये प्रोटीन लिपिड से, ये दोनों सही, ये दोनों से, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। और बी दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनते हैं, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनेंगे प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, है ना। लिंग गुणसूत्र जैसे दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, बंदर और चीता तो हम लोग जानते हैं कि लिंगीय प्रजनन करते हैं। तितली और छिपकली आपका ऑप्शन है, लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। तो किस इन दोनों में से कौन होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, है ना, तो इसमें आपको छिपकली होगा, ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, ठीक है, छिपकली में। और तो छिपकली में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? लिंग गुणसूत्र नहीं होते तो उनके जेंडर कैसे फिक्स होते हैं छिपकली में? तो छिपकली में जो जेंडर का फिक्सेशन होता है वो ताप बढ़ने के कारण, गर्मी या ताप बढ़ने के से उनका जेंडर फिक्स होता है, जेंडर का निर्धारण होता है, ठीक है, छिपकलियों में। ओके, तो लिंग का निर्धारण करने में गर्मी और ताप का योगदान होता है छिपकली में, लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्तर ऊर्जा में बदलती है, स्तर ऊर्जा में बदलती है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ठीक है। ये मैं बॉटनी का क्वेश्चन आ गया है, ये बॉटनी का क्वेश्चन। स्तर ऊर्जा में बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, पर ऑक्सीसोम में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त एक से अधिक। ऑप्शन देखो, ये बिहार मॉडल का क्वेश्चन है ना, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार सचिवालय में इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे बनाने को, है ना, तो आपको ध्यान रखना है। और ये आपको क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सौर ऊर्जा एटीपी में, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में, प्लास्ट में बदलेगी, ठीक है। और इसके लिए ऑप्शन आपको मारना पड़ेगा ये प्लास्ट, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट, ये ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में आपका ऑप्शन सही होगा। प्लास्ट में सीधा जानो, सौर ऊर्जा एटीपी में, क्लोरोप्लास्ट में, पत्ती में होते ना क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, वयस्क मानव में होती है हड्डी, हड्डी एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, आसान सा सवाल आपके सामने है। वयस्क मानव में सब लोग जानते हैं 206 हड्डियां होती हैं, 106 हड्डी पाई जाएगी वयस्क मानव में, ठीक है। ओके, तो देखो सेल से थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे बढ़ा है, तो हम लोग दूसरे को टच कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल क्वेश्चन कुछ एक आ गए। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ा में, जबड़ा, जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। ये आपको पता होगा कि जबड़ा, व्यक्ति उदाहरण भी देता है क्या, जबड़े में मारने का उदाहरण देता है, क्योंकि सबसे मजबूत है, इसे तोड़ने की बात कही जाती है, जबड़ा, जबड़े में सबसे मजबूत। ओके,
क्वेश्चन नंबर 12, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? गर्भकाल में, गर्भकाल में, है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो जो बनता है, एम्ब्रायो वो जो है का हार्ट हार्ट कब बीट करने लगता है, हृदय स्पंदन कब चालू हो जाता है, वो आपको तो अपने परिवर्धन के आफ्टर फर्टिलाइजेशन चौथे सप्ताह मतलब 1 महीना के बाद, है ना, सी ऑप्शन। एम्ब्रायो में हार्ट बीट चतुर्थ सप्ताह में, परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में हार्ट बीट शुरू हो जाएगा, 1 महीने हार्ट बीट चालू हो जाता है। देखिए शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? आर्थोप्लास्टी, ठीक है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, क्या किया जाता है आर्थोप्लास्टी में, ठीक है, आर्थोप्लास्टी में क्या होता है ना। तो आर्थो समझ रहे, हड्डी से ही जुड़ा हुआ है, प्रत्यारोपण नहीं होगा, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो हटा दिए, ब्लड ये नहीं होगा, ऑर्थोप्लास्टी, ऑर्थो मने हड्डी में क्या होगा, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, जो ज्वाइंटर है ना वो रिप्लेस करते हैं इसके माध्यम से, वही आर्थोप्लास्टी कहलाता है। देखो ऑप्शन सी होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं तो बन रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु जब हड्डी और दांत के लिए क्या आवश्यक है? हड्डी और दांत के लिए क्या आवश्यक है ना, तो हड्डी और दांत के लिए क्या आवश्यक हो सकता है? कैल्शियम और फास्फोरस हो सकते हैं। क्या कैल्शियम की जरूरत होती है, फिर फास्फोरस, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, यहां निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, सबसे मजबूत भाग है ना, सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? का आंसर, ठीक है, आना चाहिए दंत वल्क, है ना, ये दंत वल्क सबसे कठोर भाग है। एनामेल कहते हैं ना, दांत के ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं, और जो एनामेल है वो हिंदी में दंत वल्क कहते हैं। एनामेल को ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? दंत वल्क कहते हैं। एनामेल को ही सबसे कठोर भाग हमारे शरीर में, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऑप्शन, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मेमोरी, मेमोराइज कहाँ, मेमोरी के लिए कौन सा? मानव मस्तिष्क ना 3 भाग में बटा हुआ है, फोर ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है एंड मिड ब्रेन है। तो इन तीनों भागों में किस भाग या कौन सा भाग हमारे लिए मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, कौन सा भाग मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ध्यान में रखना है ना। तो ये आपका बी है, सेरिब्रम जो है वो स्मरण क्षमता के केंद्र होते हैं, कहां पर? सेरिब्रम में होते हैं, सेरिब्रम में होते हैं, और सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है सेरिब्रम। स्मरण क्षमता, सोचने समझने की शक्ति, यादाश्त शक्ति, सब डिपेंड करता है फोर ब्रेन के भाग सेरिब्रम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का तापक्रम है ना क्या होता है? जाड़ों में घट जाता है ना, ऑप्शन आप देखिए, जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है मानव शरीर का टेम्परेचर। तो देखो जितने भी धरातल पर जीव होते हैं ना, भागों में बांटा गया है। एक होते गर्म रुधिर वाले, गर्म खून वाले, एक होते हैं शीत रक्त वाले, ठीक है। तो जो मानव है, मानव क्या है? मानव गर्म रुधिर वाले जीवों में से एक है, ठीक है? गर्म रुधिर वाले एक है मानव, और
जो वातावरण से ताप ग्रहण नहीं करता है, वातावरण से ताप ग्रहण नहीं करता है, वातावरण में गर्मी है कि ठंडा है, उससे जीव के तापमान या खून के गर्मी में अंतर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मानव शरीर का जो ताप है वो फिक्स रहता है, मौसम के अनुसार से चेंजेस नहीं होते। क्या होता है कि जो शीत रक्त वाले ग्रुप हैं, शीत रक्त वाले जो जीव होते हैं, वो क्या करते हैं कि वातावरण से टेम्परेचर लेते हैं, इसके कारण ये फ्लक्चुएशंस उनमें होगा कि गर्मी बढ़ा तो ताप बढ़ेगा, गर्मी घटा तो ताप घटेगा। बट मानव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? और जाड़ों में घटेगा ना ही गर्मी बढ़ेगा। हमारा टेम्परेचर फिक्स है ना, मानव का तापमान कितना होना चाहिए सामान्यतः शरीर का तापमान? 98 फ़ारेनहाइट मानव का तापमान फिक्स है। ये कम होगा तो भी थोड़ा कम प्रॉब्लम होगा, ज्यादा होगा तो बुखार हो जाएगा आपको, तो फिक्स है ना। गर्म रुधिर वाले ग्रुप में हम लोग आते हैं। ओके, क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। हाँ, देखो, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता जो वीर्य होता है, ठीक है, वीर्य होता है, वो कितने देर तक सुरक्षित रहता है, नष्ट नहीं होता है, इससे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा, वो कितने दिन तक सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो ये आपको 1 से 2 दिन तक वो सुरक्षित रहता है वीर्य, और उसके बाद वो यदि इस दौरान जाइगोट बना तो ठीक है ना, या 1-2 दिन के अंदर वो जाइगोट बन सकता है। ओके, तो 1 से 2 दिन आपका सही। हृदय कब आराम करता है ना? ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि हार्ट कभी आराम नहीं करता। हार्ट आराम करेगा तो व्यक्ति परमानेंट आराम करने लगेगा। लेकिन यहाँ प्रश्न है और आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हार्ट कभी आराम नहीं करता, ये बात सत्य है, लेकिन रेस्ट लेता है हार्ट, है ना। और वो कब लेता है? 2 धड़कनों के बीच के में एकदम बहुत कम समय के लिए ये थोड़ा सा रेस्ट लेगा। 2 धड़कनों के बीच में हार्ट थोड़ा सा आराम करता है, एकदम बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए हार्ट रेस्ट, प्रत्येक बीट के बाद, प्रत्येक 2 धड़कनों के बीच हार्ट आराम करेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, आपको ध्यान रखना है ना। और आपको मैं बता दूं कि यूपी के 3-4 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हार्ट कब आराम करता है। लोअर सबऑर्डिनेट का क्वेश्चन है ये, और यूपी का जो है उसका क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्वेश्चन उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानव कलाई में स्पंदन करती है ना। मानव कलाई, यहाँ नाड़ी पकड़ते हैं ना, नाड़ी, है ना, इसको नाड़ी बोलते हैं। तो नाड़ी जो पकड़ते हैं, यहाँ जो बीट होता है और हार्ट बीट होता है, उसमें क्या वेरिएशन होता है या एक समान होते हैं, या कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है ना। मानव कलाई में स्पंदन करती है, नाड़ी है वो हृदय से तेज, हार्ट से तेज, हार्ट से कम करती है, हृदय के बराबर करती है स्वतंत्र होकर। यहाँ जो नाड़ी देखते हैं वो क्या है, हार्ट बीट का इक्वल होता है, बराबर होता है। डॉक्टर हार्ट बीट को चेक करते कहाँ से? हाथ पकड़ते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या स्पीड है इसका, हार्ट बीट का। तो ये सेम होता है, हृदय के बराबर होता है। आपका नाड़ी जो होता है हार्ट बीट के बराबर होता है, कम बेसी नहीं होता है। क्या इससे स्वतंत्र कोई तरह यहाँ स्पंदन नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम कौन सा है ना, इसके कारण से ये होता है। और फिर क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉट करना, खून रुकता है, स्वतः रुकता है। ब्लड में इतना प्रेशर होता है कि ऊपर से बांधने से ब्लड नहीं रुकेगा,
खुद क्लॉट करता है और इस अधिक क्लॉटिंग नहीं हुआ, ब्लड क्लॉटिंग का एक नॉर्मल टाइम है 2 से 5 मिनट। यदि 2 से 5 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं किया तो हेमोफीलिया बीमारी उसको कहते हैं, वो क्या है ना। तो ये ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए फाइब्रिनोजिन है ना, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है एंजाइम है, वो है थ्रोम्बिन, है ना। आई होप थ्रोम्बिन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होगा। आई मीन ऑप्शन सी आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, थ्रोम्बिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 हम क्या है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, चिकित्सक रक्तदान ब्लड चढ़ाने की सलाह देते हैं। इस संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है। रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं, पत्नी ओ है, भाई ए बी है, पुत्र ए है ना, पुत्री का ब्लड ग्रुप जो है पुत्री का ओ है, पुत्री का ओ है। तो किसका कौन ब्लड ग्रुप चढ़ सकता है, उपरोक्त में से कौन से संबंधी घायल व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं, कौन सा देगा। तो ए ब्लड ग्रुप का है तो ए तो मिलेगा ही, ए और ओ मिलेगा, उसको मिलेगा और ओ मिलेगा, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा पत्नी का भी वो है तो उसका भी खून चढ़ सकता है, पुत्र का वो ए है, पुत्री का वो है, तो पहला तीसरा चौथा। आई मीन देखो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ब्लड ग्रुप ए वाले जो हैं ब्लड ग्रुप ए से खून ले सकते हैं, है ना, और ओ से भी ले सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है, सबको खून दे सकता है और सब लोग उसका खून ले सकते हैं, है ना। तो ओ का खून ले सकता है और ए का खून ले सकता है, ठीक है। आगे स्पेशल ब्लड चैप्टर पर हम बात करेंगे, ब्लड से ही ढेर सारा प्रश्न आपको बना के हम बताएंगे और उसे आप लोग सुनेंगे, है ना। तो ऐसे करके हम लोग छोटे टॉपिक्स पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कमी होती है तो श्वास की गति क्या होगी, है ना। ऑक्सीजन लेवल जब घटने लगता है, ऑक्सीजन लेवल हम लोग सब परिचित हैं, कोरोना काल में ऑक्सीजन को लेकर हर लोग जागरूक हैं या हर लोग जानते हैं कोरोना काल में ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण रहा था, और ऑक्सीजन लेवल जब घटता है तब क्या होता है, सब लोग समझ रहे, आंसर सबको पता होगा। क्या होगा, सांस की गति बढ़ जाएगी, सांस फूल सांस लेने लगेंगे जब उसकी सांद्रता घट जाएगी ब्लड में, तब तेज गति से हम लोग लेने लगेंगे। और ब्लड में ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो उसको तो हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं। ब्लड में रक्त की कमी हो जाए तो उसको हाइपोक्सिया के नाम से हम लोग जानते हैं, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया। और इसमें क्या होती है कि सांस की गति बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है कि रक्त समूह का परीक्षण कौन सा रक्त समूह से दिया जा सकता है। मतलब एक एक्सीडेंटल केस है, एक एक्सीडेंट किया हुआ व्यक्ति है और उसको ब्लड चाहिए, लेकिन वो किस ग्रुप का ये पता नहीं है ना, तो कौन सा ग्रुप का ब्लड हम दे सकते हैं उसको, तुरंत में उसको हम ब्लड ग्रुप या ब्लड उसको चढ़ा सकते हैं, कौन सा ग्रुप हो सकता है, उसका परीक्षण हम लोग करते हैं। पॉजिटिव, है ना। इसके लिए क्या है कि इसके लिए आपको ब्लड ब्लड से रिलेटेड जो चैप्टर हैं उससे आपको जानना होगा पॉजिटिव क्या होता है ना। देखो ब्लड ग्रुप में ना एक RH फैक्टर होता है, ब्लड ग्रुप में एक RH फैक्टर होता है, ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर है उस ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें RH फैक्टर नहीं है उसको निगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो अब सोचो एक अलग टाइप का प्रोटीन है ना, RH फैक्टर है क्या,
RH फैक्टर एक अलग टाइप का प्रोटीन है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है। जो मान लो कि जिसके शरीर में वो प्रोटीन नहीं है, निगेटिव है, मान लो ए निगेटिव है, तो उसमें कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का खून तो नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ए निगेटिव है तो उसमें RH फैक्टर है नहीं। और यदि हम पॉजिटिव वाले चढ़ा देते हैं तो उसमें एक नए टाइप का प्रोटीन दे देंगे, तो उसके शरीर के लिए हानिकारक। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो भी है ना, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जा सकता उस व्यक्ति में। वो पॉजिटिव भी नहीं चढ़ाया जा सकता, ए भी निगेटिव पॉजिटिव भी नहीं चढ़ाया जा सकता, तो कौन चढ़ाया जा सकता? वो नेगेटिव चढ़ाया जा सकता है। ये यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है। व्यक्ति का ग्रुप क्या है इससे कोई मैटर नहीं करता है ना, हर चीज खून ले ही सकता है। अच्छा, इसमें ओ निगेटिव है तो इसमें RH फैक्टर है नहीं, इस आ सकते हैं नेगेटिव, आई मीन ऑप्शन आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किसी देश के वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, किसी मरीज को, है ना, मतलब किसी मरीज के संबंध में उसको यूज किया जा सकता है, किसी मरीज को दिया जा सकता है ना। तो ये किस देश का है, ये देश का नाम बताना है। ये एक आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है इन्होंने, तो उसका आंसर है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम किस्म का प्लास्टिक कणिकाओं से कृत्रिम रक्त का निर्माण किया है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने, और जिसे किसी भी मरीज पर प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आज का सेशन है आपका, एक सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, है ना, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपके लिए परीक्षा में उपयोगी होगा ये तो मैं जानता हूँ, आपको भी लग रहा होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ, और आपसे ये अपेक्षा भी करता हूँ आप हमारे साथ अवश्य जुड़िए, और ये जो लगातार क्रम है प्रमुख प्रश्नों की प्रश्नावली का लाभ उठाएं आप सब, और अपनी बेहतर प्रतियोगिता परीक्षाओं का तैयारी करें। हमारा विशेष है आप सबों के साथ। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट मिलेंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।